हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का पूरा हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हम लाइन टू लाइन इसका इंग्लिश में इसका फिर मीनिंग समझेंगे हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें इंट्रो टाइप का होता है। डिड यू नो दैट इंडिया हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग साइंस learning since ancient times? How did we come to know about this? तो क्या आपको पता है कि इंडिया हमारा देश जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग था, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग पूरी दुनिया से पढ़ने आया करते थे बहुत ही पुराने समय से, एंशियंट टाइम से। और ऐसा था, ये आपको कैसे पता लगता है? तो देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन, तो इसका आंसर यहाँ पे मिलता है कि देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स एंड कॉपर, पाम लीव्स, रिकॉर्ड्स एंड आर स्क्रिप्चर्स एज एविडेंस ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया। तो हमें कैसे पता लगता है? इंस्क्रिप्शंस है मतलब स्टोन्स, कॉपर, पत्थर पर, कॉपर की जो प्लेटें होती हैं उस पर लिखा हुआ मिलता है। पाम लीव्स, जो कुछ पेड़ों की पत्तियां होती हैं, पाम लीव्स पर हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि यहाँ पर लर्निंग का हिस्टोरिक ओरिजिन है, इंडिया में सदियों से पढ़ाई की जा रही है। टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस, करिकुला, टेक्स्ट बुक्स एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस। हैव यू एवर थॉट what these were like in the past? अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे है कि आपको एक सिलेबस मिलता है, पूरा करिकुलम चलता है, टेक्स्ट बुक में पढ़ाई करते हैं, आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि पास्ट में, पुराने ज़माने में किस तरीके से पढ़ाई की जाती होगी? इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ अ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो इस स्टोरी में ये जो हम कहानी पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, ग्लिम्पसेस होता है मतलब एक झलक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम था हमारे देश का पहले। You must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेवलर्स मतलब यात्री, अलग अलग देशों से, अलग अलग क्लाइमेट्स होते थे, गर्म क्लाइमेट, ठंडे क्लाइमेट, अलग अलग कल्चर होता था उनका, अलग अलग रीति रिवाज फॉलो करने वाले लोग इंडिया आया करते थे बहुत ही पुराने समय से। टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर। उनके लिए जो था ना, इंडिया लैंड ऑफ वंडर था। लैंड ऑफ वंडर का मतलब होता है कुछ अनोखी चीज़ों से भरी हुई, जो बहुत ही खूबसूरत सी जगह, एक अलग सी जगह जो होती है ना, लैंड ऑफ वंडर, जहाँ पे सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ होता है। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, philosophies, art, architecture as well as education practices had spread far and wide। इंडिया के बारे में, इंडिया का जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, इंडिया की वेल्थ, इंडिया के पास कितना ज़्यादा पैसा है, इंडिया में कितने सारे धन फॉलो होते हैं, इंडिया में फिलोसफीज़ मतलब ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या सब होता है, क्या नहीं होता है, भगवान है, दुनिया क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें फ़िलोसफी में आती हैं। इंडिया की फ़िलोसफी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, बहुत आगे थी। आर्ट और आर्किटेक्चर, आर्ट जो आपकी पेंटिंग्स होती है, ड्राइंग्स होती है, आर्किटेक्चर होता है जो आपकी मंजिलें, इमारतें आप बनाते हैं, एज वेल एज एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, पढ़ाई लिखाई किस तरीके से की जाती है, ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस था सब कुछ इंडिया के बारे में। Education system of ancient times was regarded as a source for the knowledge, tradition and practices that guided and encouraged humanity। तो जो पुराने ज़माने का एजुकेशन सिस्टम होता था वो होता था ज्ञान का स्रोत, तो सिर्फ पैसे कमाने का नहीं। ट्रेडिशंस मतलब किस तरीके से हमारे देश में, दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, कैसे हम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और एनकरेज करता था हम लोगों में ह्यूमैनिटी की, एक इंसानियत की भावना को डेवलप करने की वो कोशिश करता था। आगे है सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो सेलिएंट फीचर्स हो गए, मतलब क्या क्या था। सेलिएंट फीचर्स जब भी होता है तो ये चीज़ होती है कि मेन फीचर्स, मेन पॉइंट्स क्या थे जो पुराने ज़माने की एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम थी, उसके सेलिएंट फीचर्स। तो देखिए, फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेद ऑनवर्ड्स आर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व ओवर द पीरियड एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसमें यह है कि बहुत ही पुराने समय से, ऋग्वेद के टाइम से, हमारे 4 वेद हैं, अगर आपको उनके नाम पता हैं कि कौन कौन से 4 वेद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऋग्वेद के समय से ही हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई करने का तरीका चला आ रहा है, इवॉल्व हुआ है, मतलब समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आए हैं ताकि समय के हिसाब से वो खुद को ढाल सके। evolved over the period and focused on the holistic development।
टाइम के साथ साथ बदलता गया है, इवॉल्व होता गया है टाइम के साथ खुद को चलाने के लिए। एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है एक इंसान के पूरी तरीके से वो डेवलप कर पाए, हर तरीके से, हर ज़िंदगी के हर क्षेत्र में वो अच्छे से आगे बढ़ पाए। इस तरीके से हमारा एजुकेशन का सिस्टम हुआ करता था। बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, मतलब वो ध्यान रखता था कि आउटर सेल्फ कि आप बाहर से कैसे हैं, एज वेल एज आपका इनर, जैसे कि योगा की प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस स्कूल्स में सिखाई जाती थी। तो इससे क्या होता था, आप बाहरी और आंतरिक दोनों तौर पर खुश रहते थे। आजकल क्या है, ज़्यादातर बच्चे टेंशन में रहते हैं, तो पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था कि दिमागी तौर पर भी खुश रहें। द सिस्टम फोकस ऑन मॉरल, फिजिक्स, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मतलब मॉरल होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, फिजिकल आप फिट रहे, स्पिरिचुअल आप धार्मिक रूप से भी चीज़ों में आगे बढ़े, इंटेलेक्चुअल आपका दिमाग अच्छा रहे, मतलब इंटेलिजेंट हो। तो हर एस्पेक्ट लाइफ का ध्यान रख के चलते थे। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस। तो देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। ह्यूमिलिटी एक इंसानियत की भावना होती है। ट्रूथफुलनेस सच्चाई, डिसिप्लिन कि आप जो है अपना काम समय पर कर रहे हैं, वही तो डिसिप्लिन होता है। सेल्फ रिलायंस, आप किसी दूसरे पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं हैं, आप खुद पर ही निर्भर हैं। एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, मतलब ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब की आप रिस्पेक्ट करें, आप इज्जत करें। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था कि वो अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने इसका ये मतलब होता है कि वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें या समझें कि ह्यूमन का, इंसान का और नेचर का जो बैलेंस है, मतलब हम नेचर को बर्बाद ना करें, बहुत ज़्यादा पेड़ ना काटें, पोल्यूशन ना फैलाएं, इस तरीके की चीज़ें भी सिखाई जाती थी। एक बैलेंस बना के रखें इंसान में और नेचर में। Teaching and learning followed the tenets of Vedas, Upanishads, fulfilling duties towards self, फैमिली एंड सोसाइटी। तो जो वेदास और उपनिषद में जो चीज़ें लिखी हुई थी उनके ही पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बताते थे कि अपनी तरफ आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी फैमिली की तरफ क्या है, आपकी सोसाइटी की तरफ आपकी ड्यूटी, आपका धर्म क्या है। दस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और इस तरीके से अपने जीवन का हर एस्पेक्ट वो फॉलो करने का हमें सिखाते थे। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन बोथ लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट, सीखना और आपका मानसिक और शारीरिक तौर पर भी डेवलपमेंट हो, ये भी ध्यान रखा जाता था। इन अदर वर्ड्स एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। Yoga. You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and contemporary to life. तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। तो प्रेगमेटिक का तो इसमें ये है, इस वाली लाइन का मतलब कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो ऐसा था कि हम लोग ज़िंदगी के लिए प्रेगमेटिक रहे, मतलब प्रैक्टिकल रहे, बहुत ज़्यादा सिर्फ किताबी चीज़ें ना सीखे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो भी सीखे। अचीवेबल, ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाए, और कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ मतलब हम किताबों में या फिर सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही इतना ना घुस जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को भूल जाएं। तो इसमें हमको सब कुछ सिखाया जाता था। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, आप कहाँ से पढ़ाई होती थी पहले। एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज एजुकेशन ऑफ वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद एंड धर्मशास्त्र, धर्मसूत्रास। तो वेद पढ़ते थे, ब्राह्मणास पढ़ते थे, उपनिषद और धर्मसूत्रास पढ़ते थे। जैसे आप इस टाइप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ते हैं, इसी तरीके से। यू मस्ट हैव हर्ड नेम ऑफ आर्यभट्ट, पनिनी, कात्यायन, पतंजलि, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटाइजेस ऑफ चरक एंड सुश्रुत वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग। और किस किस के बारे में? आर्यभट्ट की, पनिनी, कात्यायन, पतंजलि, इन सब की लिखी हुई किताबें भी पढ़ा करते थे। पतंजलि योग के लिए, आर्यभट्ट जो है उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स के बारे में लिखा था, पनिनी ने ग्रामर के बारे में लिखा था। तो इस तरीके से इन जो बड़े बड़े राइटर्स थे इनकी लिखी हुई किताबें भी पढ़ा करते थे। चरक और सुश्रुत, तो ये दोनों जो थे इन लोगों ने मेडिकल साइंस के बारे में, सर्जरीज वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। डिस्टिंक्शन वॉज ऑल्सो ड्रॉन एक्चुअली थोड़ा सा गला ख़राब है तो मे बी आवाज़ में भी आपको थोड़ा वेरिएशन लग रहा होगा, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ढील कर लीजिए, सॉरी। तो डिस्टिंक्शन वाज आल्सो नोन बिटवीन शास्त्रास एंड काव्यास। तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेद
अंतर भी बताया गया था कि शास्त्र क्या होते हैं और काव्य क्या होते हैं। शास्त्र जो हैं वो आपको सीखने होते थे, लर्न करने होते थे, और जो काव्य थे वो आपको क्रिएटिव रचना, जैसे कि आप पोयम लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपको सीखना याद करना नहीं है, वो आपकी क्रिएटिविटी थी, तो उसको काव्य बोलते थे। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास, मतलब कहाँ से और लर्निंग करते थे, इतिहास, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे, अन्वीसकी, लॉजिक के बारे में, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन मतलब आपने 3-4 चीज़ें पढ़ी, उसमें से आपने क्या इंटरप्रेट किया, आप क्या समझ पाए, वो होता था मीमांसा। शिल्प शास्त्र, जो आज आर्किटेक्चर है तब उसे शिल्प शास्त्र बोलते थे। अर्थशास्त्र, जो आज पॉलिटिक्स पढ़ते हैं वो अर्थशास्त्र, आप सिविक्स जो पढ़ते हैं। और वर्त में आता था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो व्यापार होता था वो वर्त में आता था। और धनुर्विद्या, आर्चरी जो आज वेपन, बंदूक वगैरह चलाने की विद्या आज के लिए, और तब धनुर्विद्या, तो वो आर्चरी होता था। Physical education too was an important curricular area and pupil participated in क्रीड़ा। pupil होते हैं यहाँ पर students। physical education भी काफ़ी ज़्यादा important part था, और करिकुला का जैसे सिलेबस का physical education, sports भी बहुत important part था। क्रीड़ा games को कहते हैं, गेम्स, recreational activities और exercises और धनुर्विद्या, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्रीड़ा में सिखाई जाती थी। मतलब वही बॉडी की फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। धनुर्विद्या, ठीक है। फिर आगे फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स, मार्शल आर्ट्स हमारे देश में डेवलप हुआ है, पता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को पता है कि डेवलप हुआ है हमारे देश में, तो कौन चाइना लेकर के गया मार्शल आर्ट्स को, उसका भी आप नाम बता सकते हैं, मतलब उनका। तो मार्शल स्किल्स डेवलप करवाते थे, योग साधना करवाते थे, ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी अमंग अदर्स। गुरुज एंड देयर प्यूपल्स वर्कड कंसिस्टेंटली टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। तो गुरु और शिष्य एक साथ काम करते थे ताकि वो प्रोफिशिएंट बन पाए, अच्छे बन पाए जितने भी लर्निंग के एस्पेक्ट्स हैं उनमें। इन ऑर्डर टू असेस पीपल लर्निंग, शास्त्रार्थ लर्नड डिबेट वर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये देखने के लिए कि बच्चों ने कितनी पढ़ाई करी है, कितना सीखा है, डिबेट्स होती थी। प्यूपल्स एट एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल, जो आगे मतलब सीनियर्स होते थे वो अपने जूनियर्स को गाइड करते थे। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट्स द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, ग्रुप स्टडीज़ वगैरह भी हुआ करती थी। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, अ वे ऑफ लाइफ, मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना वो एक वे ऑफ लाइफ था, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से वो जीने का एक तरीका हमें सिखाता था। In ancient India, both formal and informal ways of education system existed. Formal मतलब जो स्कूल में जा करके, और जैसे कि फॉर्मल आप ग्रुप होम स्टडी टाइप जो होता है ना, दोनों तरीके की सिस्टम एजुकेशन के एग्जिस्ट करते थे। इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम इन टेम्पल्स, पाठशाला, तोल, चौपदियाज एंड गुरुकुल्स। तो इंडिजिनस मतलब स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती थी वो घर पर ही पढ़ाई जाती थी, घर पर पढ़ाई कराते, मंदिरों में कराते थे, पाठशाला नॉर्मल सी गांव की पाठशाला, इस तरह गुरुकुल्स वगैरह में। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेज एंड टेम्पल्स हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन इन इम्बाइबिंग पायस वे ऑफ लाइफ। तो घर में ऐसे लोग होते थे, स्कूल मतलब गाँव में, टेम्पल्स में, जो मतलब बच्चों में पायस वे ऑफ लाइफ, इम्बाइब करने का मतलब है डालना, पायस का मतलब होता है शुद्ध, जो अच्छी बातें इम्बाइब करते, बच्चों के अंदर डालते अच्छी बातें, अच्छा वे ऑफ लाइफ, वो जो है एक तरह से इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, घर में वो लोग हो सकते हैं, मंदिरों में हो सकते हैं, वो ऐसे आता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो सेंटर ऑफ लर्निंग, टेम्पल्स जो थे वो भी लर्निंग के सेंटर थे। एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ अर एंशिएंट सिस्टम, टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर थे लर्निंग के, और वो भी काफ़ी नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करा करते थे। स्टूडेंट्स वेंट टू विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज, हायर आगे पढ़ाई के लिए वो विहार जाते थे स्टूडेंट, और यूनिवर्सिटीज़ आज भी जाते हैं ना कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो पुराने ज़माने में भी जाया करते थे। Teaching was largely oral and students remembered and mediated upon what was taught in the class. तो जो टीचिंग थी वो मैक्सिमम टाइम क्या होती थी, वो ओरल होती थी, मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इस चीज़ को याद कर लो बजाय कि लिखने के, और अच्छे से इसको फॉलो करो और आगे भी पहुँचा दो, ये होता था ओरल टीचिंग में।
आगे है इसमें गुरुकुल ऑल्सो नोन एज आश्रम्स वर रेसिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। गुरुकुल्स जो है वो रेसिडेंशियल प्लेसेस थे, गुरुकुल्स को आश्रम भी कहते थे। रेसिडेंशियल प्लेसेस आप हॉस्टल जैसा समझ लीजिए, वहाँ पर बच्चे जाके रहते थे। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर सेजेस। काफ़ी सारे जो गुरुकुल्स थे वो सेजेस मतलब जो महात्मा वगैरह रहे थे, जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स रहे थे या फिर वही थे संत महात्मा, उनके नाम पर रखे हुए थे। सिचुएटेड इन फॉरेस्ट in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. Situated in forest, जंगलों में ये हुआ करते थे। In serene and peaceful surroundings, serene मतलब बिल्कुल साफ और शुद्ध और बिल्कुल पीसफुल शांति भरी सराउंडिंग्स में, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कई सौ स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे गुरुकुल में एक साथ। विमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। शुरुआत का जो वैदिक पीरियड था उसमें विमेन भी काफ़ी पढ़ाई करती थी। अमंग द प्रोमिनेंट विमेन वैदिक स्कॉलर्स, जो विमेन वैदिक स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें हम स्कॉलर्स बोलते हैं। जो वैदिक स्कॉलर्स में कौन कौन आते थे? वी फाइंड रेफरेंस टू मैत्री, विशंबरा, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा टू नेम अ फ्यू। मतलब कुछ लोगों के अगर हम नाम लें तो मैत्री, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, विशंबरा, ये सारी की सारी विमेन स्कॉलर्स थी, औरतें थीं जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी। During that period, gurus and their शिष्यास live together, helping each other in day-to-day life. तो गुरु और शिष्य दोनों के दोनों कहाँ रहते थे? गुरुकुल में साथ में रहते थे और एक दूसरे की मदद करा करते थे। Main objective was to have complete learning, leading a disciplined life and realizing one's inner potential. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि साथ रहने का मतलब कि कंप्लीट लर्निंग, अच्छे से सब कुछ सीख पाए और लाइफ में डिसिप्लिन आए और अपनी इनर पोटेंशियल, आपके अंदर की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको पहचानने का आपको अवसर मिल पाए। इसलिए गुरुकुल्स हुआ करते थे जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स साथ में एक साथ रहा करते थे और स्टूडेंट्स हर समय एक्सेस होता था स्टूडेंट के पास टीचर का अपने। स्टूडेंट्स लिव अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स। सालों तक स्टूडेंट्स अपने घरों से दूर रहते थे। टुगेदर टिल दे अचीव देयर गोल। जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती थी वो गुरुकुल्स में रहा करते थे अपने घरों से दूर। गुरुकुल वॉज ऑल्सो द प्लेस वेयर रिलेशनशिप ऑफ गुरु एंड शिष्य स्ट्रेंथन्ड विद टाइम। गुरुकुल एक ऐसी जगह भी होती थी जहाँ पे गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता था वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता था। वाइल परसुइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन एक्सेट्रा, द एम्फेसिस वॉज नॉट ओनली ऑन द आउटर डायमेंशंस ऑफ डिसिप्लिन बट ऑल्सो ऑन एनरिचिंग इनर डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें यह है कि डिसाइपल सीखा करते थे आर्ट ऑफ डिबेट करना, हिस्ट्री के बारे में जानते थे, कानून के बारे में, मेडिसिन के बारे में, मतलब जो चिकित्सा है, डॉक्टर्स तरह कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सब भी पढ़ते थे। एम्फेसिस ये था सिर्फ बाहरी डायमेंशन पे नहीं कि आप बाहर से कैसे हैं, उस पे नहीं, आपकी इनर पर्सनैलिटी कैसी है, आप अंदर से कैसे हैं, इस चीज़ पर भी बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये जो है पार्ट 1 हमने इसका देख लिया है। अब पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे इसका, थोड़ी देर में ही वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं और जल्दी ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी मैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा ही, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।